आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। आज हम बात करने वाले भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो तो देखते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी। भाई देखो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है कि भाई इमरजेंसी इंपोज की गई हमारे देश में आर्टिकल 352 के द्वारा, जिससे क्या होता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल कोई एग्रेशन होता है, कोई दिक्कत महसूस होती है तो सरकार उसको कर सकती है। लेकिन इसमें ये देखना है कि भाई ये डेमोक्रेटिक वे में भी इंपोज की गई थी या नहीं की गई थी। दूसरा भाई नक्सलवाड़ी जो मूवमेंट है उसका राइजन होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। इमरजेंसी के रीजंस क्या क्या थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे एक आंदोलन होता है 1975 में दिल्ली में, उससे पहले भी बिहार में, गुजरात में रेलवे स्ट्राइक होती है। तो सारे इंसिडेंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज। Since 1967, Indira Gandhi had become a highly popular and influential leader. During this time, tensions grew between the government and the judiciary. अब देखो भी होता क्या है, ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट एक इंसिडेंट है कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो भाई 1967 तक क्या था कि इंदिरा गांधी वो एक हाईली पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल लीडर बन चुकी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम टेंशंस ग्रू बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, और जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में भी जो टेंशंस है, तनाव है, वो पैदा होने शुरू हो चुके थे। The Supreme Court ruled that many government initiatives violated the constitution. In response, the Congress party argued that the court's stance went against the principle of democracy and the supremacy of parliament. तो भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दैट मैनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि भाई जो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो वायलेट करते हैं संविधान को, वो संविधान को वायलेट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, एक तरीके से उनके अगेंस्ट जाके सरकार काम कर रही है। In response, Congress party argued that the court's stance went against the principle of democracy and the supremacy of parliament. लेकिन इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना था? कांग्रेस पार्टी का आर्ग्यूमेंट था कि कोर्ट का जो स्टांस है वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई जो कोर्ट का स्टांस है वो क्या है, वो जो सिद्धांत है लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट जा रहा है। एंड द सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, और जो पार्लियामेंट की जो हमारी संसद की सर्वोच्चता है उसके विरुद्ध भी जा रहा है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। द स्प्लिट इन द कांग्रेस had sharpened the division between इंदिरा गांधी एंड हर ओपोनेंट्स। और भाई जो स्प्लिट होता है कांग्रेस में, बंटवारा होता है कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर के बीच में, तो वो क्या करता है, शार्पन द डिवीजन बिटवीन इंदिरा गांधी और उनके अपोनेंट्स के बीच में डिविजन्स को, बंटवारे को वो शार्पन कर देता है, तीखा कर देता है और तेज कर देता है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लेते हैं भाई, आर्थिक दृष्टि से भी। इन द इलेक्शंस ऑफ 1971, कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, बट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री डिड नॉट इंप्रूव मच आफ्टर 1971-72। देखो भाई इलेक्शंस जो होते हैं 1971 के, वो होते हैं फेब में। फेब में इलेक्शंस होते ही क्या हो जाता है, दिसंबर में बांग्लादेश का जो लिबरेशन जो वॉर था इंडो पाक का, वो हो जाता है। कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का, बट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री डिड नॉट इंप्रूव मच आफ्टर 1971-72। लेकिन उसके बाद भी, गरीबी हटाओ जैसा नारा देने के बाद भी, भारत की जो सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति थी वो सुधर नहीं पाई थी। आफ्टर द बांग्लादेश क्राइसिस, द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया। और भाई भारत को क्या होता है, बांग्लादेश क्राइसिस के बाद जो यूएसए की गवर्नमेंट थी, यूएसए की सरकार थी, अमेरिकन सरकार थी, वो क्या कर देती है, भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर देती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, स्पेशली इन रूरल एरियाज। The failure of the monsoon in 1972-73 led to a sharp drop in agriculture production. और देखो भी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो क्या थी, सॉरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, औद्योगिक जो
ग्रोथ हो रही थी भाई, बढ़ोतरी हो रही थी, वो स्लो थी। एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, और भाई बेरोजगारी जो है स्पेशली ग्रामीण इलाकों में बहुत ऊंची दर पे थी, हाई थी। द फेल्योर ऑफ मानसून इन 1972-73 और 1972-73 में जो मानसून भाई अच्छे से नहीं आता है, तो वो क्या करता है, लेड टू शार्प ड्रॉप इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और भाई एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो 8% तक गिर जाता है दोस्तों, क्योंकि मानसून आता नहीं, और भाई एग्रीकल्चर सिंपल सी बात है वो मानसून के ऊपर इंडिया में डिपेंड करता है। चलें देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट भाई। Marxist group known as Naxalites increased their activities using weapons and insurgent tactics to overthrow the capitalist system and the political order. They were especially active in West Bengal. और भाई जो मार्क्सिस्ट ग्रुप था, जो मार्क्सवादी जो ग्रुप था, जिनको भी बाद में नक्सलवादी नक्सलाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, उनकी एक्टिविटीज थी जैसे भाई गुरिल्ला वॉरफेयर, और भाई वो टैक्टिक्स जो करते थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करते थे। दूसरा, उनका जो हथियार के साथ, उनका मतलब हथियार के साथ भाई वो क्या कर रहे थे, एक सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे। ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम, भाई जो पूंजीवादी सिस्टम है उसको दूर करने के लिए, एंड द पॉलिटिकल ऑर्डर। दे वर स्पेशली एक्टिव इन वेस्ट बंगाल, और भाई वो कहाँ पे एक्टिव थे, वो बंगाल में सबसे ज्यादा एक्टिव थे भाई। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब हम डिस्कस करेंगे गुजरात एंड बिहार मूवमेंट के बारे में, जो आंदोलन हो रहे थे गुजरात में और बिहार में। तो चलो इनकी दोनों की कैपिटल बता देता हूं, गांधीनगर। बिहार की है पटना। कैपिटल थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं भाई। इन जनवरी 1974 स्टूडेंट्स इन गुजरात प्रोटेस्टेड अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड, कुकिंग ऑयल एंड अदर एसेंशियल्स। देखो क्या था कि जनवरी 1974 में जो छात्र आंदोलन एक शुरू होता है गुजरात में, और वो छात्र आंदोलन जो था उसका बेस क्या था कि वो जो प्राइसेस बढ़ रहे थे, किसके भाई, खाने के प्राइसेस बढ़ रहे थे, जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, कुकिंग ऑयल था, दूसरी जो जरूरतमंद की डेली जो नित्य रोजाना जो यूज होने वाली चीज है भाई, मिर्च है, मसाले हैं, ठीक है, खाने का तेल है, अनाज है, सब्जियां हैं, इनके जो प्राइस बढ़ रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में क्या कर देते हैं, गुजरात के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। एज वेल एज करप्शन, और इनके साथ साथ जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उसके अगेंस्ट भी वो उनका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, भ्रष्टाचार में भी बंद हो, और प्लस जो राइजेस हुआ था प्राइसेस में, जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस में राइजेस हुआ था, उसके अगेंस्ट गुजरात के छात्र क्या कर देते हैं भाई, आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। As a result, assembly elections were held in Gujarat in June 1975, where the Congress party lost. और देखो क्या होता है इस आंदोलन में, धीरे धीरे दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ छात्रों का आंदोलन रहता है, इसमें जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो सोशल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो सब मिलके भी क्या कर देते हैं भाई, वो सब भी इस आंदोलन में छात्रों के साथ भागीदारी अपनी बढ़ाते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जून 1975 में एक इलेक्शन होता है, वहां पे असेंबली का इलेक्शन होता है, और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह इसमें हार जाती है। In March 1974, students in Bihar started protest against rising prices, food shortages, unemployment and corruption. तो भाई देखो, अब जैसे गुजरात में एक आंदोलन जब सफल होता है, तो ऐसा होता है दोस्तों कि उससे प्रेरणा लेके या उससे इंस्पायर होके दूसरी जगह भी वही आंदोलन शुरू हो गए। तो गुजरात के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ वो हुआ मार्च 1974 में बिहार में। और इनका भी जो मूल उद्देश्य था वो किसके, जो आंदोलन करने का मूल उद्देश्य था किसके विरुद्ध था, कि भाई जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो खाने की शॉर्टेज हो रही है, बेरोजगारी है और करप्शन है। दे लेटर इनवाइटेड जयप्रकाश नारायण टू लीड देयर मूवमेंट, और भाई बाद में ये छात्र क्या करते हैं, और ये छात्र जो थे ये जन आंदोलन, ये छात्र आंदोलन जो थे ये जन आंदोलन बन जाते हैं उस समय। और फिर ये इनवाइट करते हैं जेपी को, जयप्रकाश नारायण को, जो बहुत फेमस लीडर रहे हैं भाई इंडिया के, जयप्रकाश नारायण को इसी मूवमेंट को लीड करने के लिए वो इनवाइट करते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। जयप्रकाश नारायण कॉल्ड फॉर ए टोटल रिवॉल्यूशन टू ब्रिंग रियल डेमोक्रेसी, और भाई जो जेपी थे, जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, वो क्या करते हैं, वो एक टोटल रिवॉल्यूशन, पूर्ण क्रांति की बात करते हैं, टू ब्रिंग रियल डेमोक्रेसी, असली लोकतंत्र को रिस्टोर करने के लिए, लाने के लिए, बाय रिफॉर्मिंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और वो क्या कहते हैं कि भाई रिफॉर्म होना चाहिए, जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसमें क्या होना चाहिए भाई, एक रिफॉर्म होना चाहिए। इन 1975 ही लेड ए पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट। अब देखो भाई क्या होता है 1975 में, वो एक लोगों का एक मार्च लेके चलते हैं, किसकी तरफ भाई,
पार्लियामेंट की तरफ। नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज लाइक द भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल एंड द सोशलिस्ट पार्टी सपोर्टेड हिम। और भाई जो अपोजिशन की पार्टी थी, जिसमें भारतीय जनसंघ की बात करें, जो कि 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी बन जाती है एक तरीके से, ठीक है। या फिर वही जितनी भी कांग्रेस ओ वाले लीडर्स थे, जो सिंडिकेट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सिंडिकेट मतलब जो कांग्रेस के पुराने लीडर्स थे, वो भी सब आ जाते हैं जेपी के साथ। भारतीय लोकदल जैसी पार्टी थी और जो सोशलिस्ट पार्टी थी, वो भी सपोर्ट करते हैं उनके संसद मार्च को। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई, द नक्सलाइट मूवमेंट। भाई नक्सलाइट मूवमेंट को भी देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है, ये कैसे होता है। In 1967, peasants in the Naxalbari area of Darjeeling, West Bengal, started an uprising led by the local leaders of the Communist Party of India, Marxist। और आपको पता है कि जो सीपीआई थी भाई, वो भी दो पार्ट्स में बट गई थी, ठीक है। एक सीपीआई बच गई थी, एक सीपीआई एम हो गई थी, जो मार्क्सिस्ट थी, जो मार्क्सवादी थी। तो भाई 1967 में पीजेंट जो थे, नक्सलबाड़ी एरिया जो है, वो आता है दार्जिलिंग में भाई, वेस्ट बंगाल में। स्टार्टेड एंड अपराइजिंग लीड बाय द लोकल लीडर्स, जो स्थानीय नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, उनके नेतृत्व में क्या कर देते हैं भाई, वो एक आंदोलन शुरू कर देते हैं। In 1969, they split from the CPIM and formed a new party called the Communist Party, Marxist Leninist। ठीक है, तो भाई 1969 में क्या होता है, देखो पहला स्प्लिट सीपीआई का होता है, जिसमें भाई सीपीआई एम अलग पार्टी बन जाती है। लेकिन अब सीपीआई एम इस आंदोलन को लीड कर रही थी, लेकिन फिर इनका फिर से स्प्लिट हो जाता है सीपीआई एम से, और एक नई पार्टी बन जाती है, जिसको भी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और लेनिनवादी कहा जाता था, सीपीआई एमएल, अंडर चारू मजूमदार लीडरशिप। और भाई ये जो चारू मजूमदार थे, इनकी लीडरशिप में एक नई पार्टी बनती है, जिसका नाम रखा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। अब ये चारू मजूमदार के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इनकी डेथ हुई थी भी पुलिस कस्टडी में, इनकी डेथ हुई थी पुलिस कस्टडी में। चले नेक्स्ट देखते हैं। The Naxalite movement had now split into different parties and groups. It currently affects about 75 districts across 9 states। और वही जो नक्सलाइट मूवमेंट है, ठीक है, हैज नाउ स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्टीज। अब क्या हो गया है कि वो बहुत सारी पार्टीज में स्प्लिट हो गया, बट गया है, बहुत सारे ग्रुप्स में बट गया है। इट करंटली अफेक्ट्स अबाउट 75 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 9 स्टेट। और अब ये लगभग लगभग अगर हम बात करें, तो 75 की जगह अगर इसको 70 भी करें तो चलेगा। टोटल 70 एरियाज में इनका होल्ड है। और भी अभी जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो 25 से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 25 से डिस्ट्रिक्ट्स में अभी नक्सली बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वो एग्रेसिवली काम करते हैं। ऑलमोस्ट उनका जो हल्का फुल्का प्रभाव है, वो सीमित हो गया, अभी 70 डिस्ट्रिक्ट्स तक ही बचा है। Governments have taken strict action against the movement. Thousands of people have died in Naxalite violence and government counter violence। अब देखो क्या होता है भाई, गवर्नमेंट इस नक्सली आंदोलन के खिलाफ कड़े एक्शन लेती है, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। और हजारों लोग इन नक्सलियों के द्वारा मार दिए जाते हैं हिंसा में। और भाई हजारों ही लोग कैसे मारे गए, गवर्नमेंट जब इस वायलेंस के अगेंस्ट काउंटर वायलेंस करती है, तो हजारों लोग उसमें भी मारे गए। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। भाई रेलवे स्ट्राइक 1974 के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। In 1974, the National Coordination Committee for Railwaymen's Struggle, led by George Fernandez, called for a nationwide railway strike to demand better bonuses and working conditions। तो भाई 1974 में, 1974 में क्या होता है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, किसकी भाई, जो रेलवे कर्मचारियों के स्ट्रगल के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जिनको जॉर्ज फर्नांडिस, जो भारत के बाद में रक्षा मंत्री भी बनते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस लीड कर रहे थे। वो एक नेशन वाइड, मतलब राष्ट्रव्यापी एक रेलवे हड़ताल बुलाते हैं, टू डिमांड बेटर बोनसेस। और भाई उनकी डिमांड कहती है कि बोनस अच्छे मिले और वर्किंग कंडीशन क्या हो, वो अच्छी हो। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक इलीगल एंड अरेस्टेड मैनी लीडर्स। और भाई गवर्नमेंट क्या कर देती है, इस स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर कर देती है कि ये क्या है भाई, इलीगल है, गैर कानूनी है। आफ्टर 20 डेज द स्ट्राइक एंडेड विदाउट एनी एग्रीमेंट। और भाई बड़े बड़े लीडर्स को, उनको, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। और 20 दिन के बाद विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी समझौते के, ये जो स्ट्राइक थी ये खत्म हो जाती है। चले नेक्स्ट देखेंगे भाई। अभी हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी।
ठीक है, जुडिशरी के साथ जो था वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था, उसको भी हम गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी ऑफन क्लैश्ड विद द जुडिशरी। और भाई इस टाइम में क्या होता है, इस समय के दौरान गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी जो थी, ठीक है, ओपन क्लैश विद द जुडिशरी, उनका भाई जुडिशरी के साथ, न्याय पालिका के साथ भी क्लैश चलता रहता है। द कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए वे दैट रेस्ट्रिक्ट्स राइट। और भाई कोर्ट क्या कहता है, देखो न्यायपालिका क्या कहती है, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से जिससे क्या हो, अधिकार रेस्ट्रिक्ट हो, भाई अधिकारों के ऊपर कोई पाबंदी लगे। पार्लियामेंट ट्राइड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ लिमिटिंग फंडामेंटल राइट्स टू इन्फोर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस टू। देखो क्या होता है, अभी सरकार ने अमेंडमेंट किया, और वो अमेंडमेंट क्या था, टू अलाउ लिमिटिंग फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, और वो किसके लिए कर सकती है, टू इन्फोर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, भाई वो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको प्रभावकारी बनाने के लिए, उनको प्रभावशाली बनाने के लिए वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, उनकी लिमिट कर सकती है, मतलब उनको थोड़ा सीमित कर सकती है। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस टू, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई, इसको भी रिजेक्ट कर देता है। समझो ध्यान से, पार्लियामेंट ट्राई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ट्राई करता है भाई अमेंड करने का, संशोधन करने का, टू अलाउ लिमिटिंग फंडामेंटल राइट्स, कि भाई जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मान जो सिटीजन्स के मौलिक अधिकार है उनको तो थोड़ा लिमिटेड कर दिया जाए, टू इन्फोर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको प्रभावकारी बनाने के लिए वो अमेंडमेंट करने की कोशिश करती है। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस टू, और सुप्रीम कोर्ट इसको भी क्या कर देता है, अभी रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, in the case of Keshwanand Bharati, the judiciary declared that the parliament cannot amend constitutional basic features in a controversial manner। और भाई देखो, केशवानंद भारती जो केस है बड़ा ही फेमस केस है, जुडिशरी डिक्लेयर करती है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक फीचर, कि भाई जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को एक कंट्रोवर्शियल मैनर में अमेंड नहीं कर सकती है। In 1973, during the Keshwanand Bharati case, the government broke the tradition of appointing the senior most Supreme Court judge as Chief Justice and appointed Justice A. N. Rai instead। अब देखो क्या होता है, 1973 में केशवानंदन भारती केस के दौरान गवर्नमेंट एक ट्रेडिशन जो चल रहा था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा उसको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए, इस ट्रेडिशन को तोड़ देती है, ठीक है। और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एज चीफ जस्टिस एंड अपॉइंटेड जस्टिस ए एन रॉय इंस्टीड, और भाई वो तीसरे नंबर के या चौथे नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज थे उसको क्या कर देती है, अपॉइंट कर देती है। This lead to a growing mix of constitutional interpretations and political ideologies। और भाई इससे ये एक जन्म देती है ग्रोविंग मिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और पॉलिटिकल विचारधाराओं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। On June 12, 1975, the Allahabad High Court passed the judgment declaring Indira Gandhi elections to Lok Sabha invalid। देखो क्या होता है भाई, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, यहाँ पे लिख भी देता हूं, जस्टिस जगमोहन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जब ये सिग्निफिकेंट इंसिडेंट होता है ऐसे जज का नाम रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो जज का नाम था, हाई कोर्ट के जज का नाम था भाई जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। वो क्या कर देते हैं, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, लोकसभा इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर देते हैं, ठीक है। और दिस ऑर्डर केम ऑन एन इलेक्शन पिटिशन फाइल्ड बाय राजनारायण, और राजनारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे, समाजवादी लीडर थे भाई, उनकी पिटिशन के अगेंस्ट। और राजनारायण ने इलेक्शन लड़ा था इलाहाबाद से इनके खिलाफ भाई, इंदिरा गांधी के खिलाफ। कैंडिडेट हु हैड contested अगेंस्ट हर इन 1971, और भाई वो इलेक्शन लड़ते हैं 1971 में राजनारायण, ठीक है, समाजवादी लीडर थे, उनकी एक पिटिशन के ऊपर
क्या करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट भाई कर देता है उनके इलेक्शन को, उनके चुनाव को इनवैलिड डिक्लेयर। अब देखते हैं भाई क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स। On 25th June 1975, Jayaprakash called for a nationwide satyagraha demanding Indira Gandhi's resignation and urged the army, police, and government employees not to follow illegal and immoral orders। देखो भाई 25 जून 1975 को जयप्रकाश कॉल्ड ए नेशन वाइड सत्याग्रह, वो एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह बुलाते हैं एंड डिमांडिंग इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन, और भी मांग करते हैं इंदिरा गांधी के इस्तीफे की। एंड अर्ज्ड द आर्मी, पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, भाई वो सेना को, पुलिस को और जो भाई सरकारी कर्मचारी थे उनको कहते हैं कि भाई उनसे आह्वान करते हैं कि वो ऐसी इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स को ना माने। On the same day, the government used Article 352 of the Constitution to declare a state of emergency, claiming internal disturbances. The Prime Minister recommended this action to President फखरुद्दीन अली अहमद। देखो भाई क्या होता है, उसी दिन 25 जून 1975 को ही गवर्नमेंट 300 आर्टिकल 352, जो कि तीन इमरजेंसी पावर्स होती है भाई, एक आर्टिकल 352 होता है, एक आर्टिकल 356 होता है और एक आर्टिकल 360 होता है। आर्टिकल जो 360 की इमरजेंसी पावर होती है दोस्तों, वो होती है इकोनॉमिक बेस पे। और अच्छी बात ये है कि आज तक हमारी कंट्री में कभी भी इकोनॉमिकल इमरजेंसी है जो वो इम्पोज करने की सिचुएशन नहीं आई है। तो भाई वो क्या करते हैं, डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्लेमिंग इंटरनल डिस्टरबेंस, कि भाई आंतरिक डिस्टरबेंस की वजह से, इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से वो आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड दिस एक्शन टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, और उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भाई ये सलाह कौन देता है, भाई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। When an emergency is declared, the division of powers between the states and central government is suspended। और भाई जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो जो डिवीजन होता है पावर का किस किस के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। ऑल पावर इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सारी शक्तियां हैं वो किसके हाथ में हो जाती है, समाहित हो जाती है भाई केंद्र सरकार के हाथ में। The government can also limit or take away fundamental rights during the emergency। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है भाई, वो लिमिटेड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को और हटा सकती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो भाई गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि वो क्या कर सकती है भाई, आपातकाल के दौरान लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको लिमिटेड कर सकती है, उनको रिमूव कर सकती है। इन द अर्ली मॉर्निंग मैनी लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज वर अरेस्टेड। और भाई देखो क्या होता है, जल्दी सुबह ही बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को और वर्कर्स को, जो अपोजिशन के थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे भाई नतीजे क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इस इमरजेंसी के। The emergency quickly ended the protest, strikes were banned and many opposition leaders were jailed। तो भाई बहुत सारे oppositions के leaders को जेल में डाल दिया जाता है, जो strikes थी, protest थे, वो quickly ended हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। The political situation became quiet but tense। तो भाई जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी हो जाती है, क्वाइट हो जाती है, बट कोई टेंशन बढ़ी थी, तनाव बढ़ा था। द गवर्नमेंट ऑल्सो सस्पेंडेड फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और गवर्नमेंट क्या कर देती है भाई, प्रेस की स्वतंत्रता जो थी उसको भी, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी क्या कर देती है, सस्पेंड कर देती है, निरस्त कर देती है। द गवर्नमेंट बैंड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एंड जमात ए इस्लामी। और भाई वो आरएसएस जैसे सामाजिक संगठन, जमात इस्लामी जैसे संगठन को भी क्या कर देती है, बैन कर देती है। मेनी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन वर सस्पेंडेड। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स थे जो सिटीजन्स के, वो सस्पेंड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू रिस्टोर देम। और देखो भाई फंडामेंटल राइट्स को जब वायलेशन होता है तो हम उन राइट्स को रिस्टोर करने के लिए आर्टिकल 32 एंड के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन क्या करते हैं, उसी राइट को भी ये क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। और भाई गवर्नमेंट एक्सटेंसिव यूज करती है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था
उसका भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। Arrested political workers could not challenge their arrest through habeas corpus petitions in the high courts and the Supreme Court. अब देखो जो अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स थे वो चैलेंज नहीं कर सकते थे अपनी गिरफ्तारी को थ्रू हबियस कार्पस। हबियस कार्पस क्या होता है कि जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो उसकी अदालत में समीक्षा होती है कि वो गिरफ्तारी क्यों हुई है, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहा जाता है। तो भाई जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे वो चैलेंज भी नहीं कर सकते थे अपनी गिरफ्तारी की समीक्षा को पिटिशंस इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। मैनी पॉलिटिकल वर्कर्स who were not arrested in the first wave, और भाई जो बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स थे जो पहली वेव में पहली लहर में क्या नहीं हो पाते हैं, अरेस्ट नहीं हो पाते हैं, went underground and organized protest against the government, और भाई वो अंडरग्राउंड भूमिगत हो जाते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करते हैं भाई, वो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी, और भाई बहुत सारे पत्रकारों को भी इमरजेंसी के आपातकाल के विरुद्ध लेख लिखने में, आर्टिकल लिखने के आरोप में क्या कर लिया जाता है भाई, अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड अंडरग्राउंड न्यूज सेटलर्स एंड द लिफलेट्स वर पब्लिश टू बाईपास सेंसरशिप, और भाई भूमिगत होके लोग क्या करते हैं भाई, पत्रक और जो न्यूज़पेपर्स थे उनको छापते हैं टू बाईपास सेंसरशिप। भाई जो सेंसरशिप लगा दी थी भाई, जो प्रतिबंध लगा दिया था एक तरीके से, ठीक है, उसके वो क्या करते हैं भाई, अंडरग्राउंड होके वो काम अपना करते रहते हैं। द पार्लियामेंट मेड सेवरल चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पार्लियामेंट थी भाई वो क्या करती है, कुछ चेंज करती है किसमें भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में। आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूलिंग इन द इंदिरा गांधी केस, एन अमेंडमेंट वाज मेड टू से दैट इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। और देखो क्या कहा जाता है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग के बाद इंदिरा गांधी केस में एन अमेंडमेंट वाज मेड, एक ऐसा संशोधन कर दिया जाता है जो कहता है कि इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। द 42nd अमेंडमेंट वाज आल्सो पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और भाई जो 42nd अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन 1976, वो भी इसी दौरान किया जाता है। और इसमें आपको देखोगे कि भाई सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिए जाते हैं, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति में नहीं थे। अब हम देखेंगे कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। भाई जो इमरजेंसी के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सीज हैं उनको भी हम देख लेंगे। इन द इन्वेस्टिगेशन बाय द शाह कमीशन आफ्टर द इमरजेंसी फाउंड आउट देयर वर मेनी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द, और भाई बहुत सारी जो अतिवादी चीजें की गई थी, अति की गई थी, वो शाह कमीशन बैठता है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे है कि इन्वेस्टिगेशन कौन से कमीशन के द्वारा की गई, तो वो की गई थी भाई शाह कमीशन या शाह आयोग के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है भाई, जो शाह आयोग था वो क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इमरजेंसी के बाद में। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या इमरजेंसी इंपोज करना, आपातकाल लगाना जरूरी था। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई बिलीव्ड देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडियाज यूनिटी एंड थॉट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोटेस्ट वर जस्टिफाइड इन सच सिचुएशंस। देखो भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बिलीव करती है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी भारत के विरुद्ध, एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था भारत की एकता के विरुद्ध, एंड थॉट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोटेस्ट वर जस्टिफाइड इन सच सिचुएशंस, और उनका मानना था कि भाई कुछ ऐसे सिचुएशंस में प्रोटेस्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना ठीक था, वो गलत नहीं था। The government argued that the opposition should let the elected ruling party govern according to its policies. However, critics said people had the right to protest publicly against the government.
गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि भाई अपोजिशन को रूलिंग पार्टी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उनको रूल करते देना रहना चाहिए। बट क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि राइट्स गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द अपोजिशन शुड लेट द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी गवर्न अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई जो अपोजिशन को है क्या करना चाहिए, रूलिंग पार्टी को उसकी अपनी बनाई हुई पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सरकार को रूल मतलब करते रहने देना चाहिए। हाउएवर क्रिटिक्स सेड, ठीक है, और क्रिटिक्स क्या कहते हैं, आलोचक क्या कहते हैं, पीपल हैड द राइट टू प्रोटेस्ट पब्लिकली अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि भाई लोगों के पास राइट होता है पब्लिकली वो सार्वजनिक रूप से सरकार के विरुद्ध क्या कर पाए, विरोध सरकार का विरोध कर सके। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इन एडिशन टू द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स एंड प्रेस रेस्ट्रिक्शंस द इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्टेड ऑर्डिनरी पीपल। अब देखो क्या होता है भाई, जो पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल वर्कर्स का, राजनीतिक नेताओं का और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी थी, जो प्रेस रेस्ट्रिक्शंस थी, अब इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्ट भी किसको भी करती है, आम आदमी को भी, आम इंसान को भी करती है। देयर वर केसेस ऑफ टॉर्चर एंड डेथ इन कस्टडी, और बहुत सारे भाई टॉर्चर और कस्टडी में डेथ के केसेस देखने को मिलते हैं। फोर्स्ड रिलोकेशन ऑफ पुअर पीपल, ठीक है भाई, जबरदस्ती उनको एक स्थान से दूसरी जगह रिलोकेट कर देना। एंड फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस ड्यू टू एक्सेसिव फोकस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती भी लोगों की नसबंदी की जाती थी, स्टरलाइज उनको किया जाता था। Critics argue that Indira Gandhi misused the constitutional provisions meant to protect the country to protect her own personal power। और भाई जो आलोचक है वो क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का टू प्रोटेक्ट द कंट्री, मीन टू प्रोटेक्ट द कंट्री टू प्रोटेक्ट हर ओवन पर्सनल पावर, कि भाई देश को बचाने के नाम पर, अपनी पर्सनल पावर को बचाने के लिए उसने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मिसयूज किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी, और भाई जो सीख हमें मिलती है, जो पाठ हमें पढ़ने को मिलता है इमरजेंसी का, वो डिस्कस करेंगे। द इमरजेंसी रिवील्ड both the weaknesses and strengths of India democracy and taught several lessons। और भाई जो इमरजेंसी है वो क्या करती है, रिवील करती है वीकनेस भी और स्ट्रेंथ भी हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी को, कुछ लेसन हमें सिखाती है। फर्स्ट, इट शोड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव डेमोक्रेसी इन इंडिया। भाई प्राथमिक तौर पे तो यही देखने को मिलता है कि भारत से लोकतंत्र को रिमूव करना बहुत ही टफ है। Second, it emphasized the need for the Council of Ministers to provide written advice to the President before proclaiming an emergency। और भाई दूसरा क्या है कि ये जोर देता है कि जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो एक लिखित सलाह दे प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने से पहले। ये नहीं कि भाई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया और वो डिक्लेयर करे, नहीं, पूरी मंत्री परिषद क्या है वो लिखित सलाह दे, एडवाइस दे किसको भी, प्रेसिडेंट को, इमरजेंसी प्रोक्लेम करने से पहले। थर्ड, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, इट मेड पीपल मोर अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज। और भाई इसने क्या है, इट मेड पीपल मोर अवेयर, भाई ये लोगों को मोर अवेयर करते हैं ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज, जो भाई नागरिक लिबर्टीज है, जो स्वतंत्रता है, उसके रिगार्डिंग भी क्या करते हैं, इन लोगों को अवेयर करते हैं। हाउएवर द इमरजेंसी रेज्ड मैनी इशू दैट हैव नॉट बीन फुली एड्रेस्ड, और भाई बहुत सारे इश्यूज थे जो इमरजेंसी ने रेज किए एंड हैव नॉट बीन फुली एड्रेस्ड, उनको फुली एड्रेस नहीं किया गया। अब देखते हैं भाई पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स, राजनीति देश की कैसे रहती है। In 1977, elections turned into a referendum on the experience of emergency. The opposition for the election on the slogan to save democracy। और 1977 में भी लगभग 18-19 महीने की इमरजेंसी के बाद भाई इमरजेंसी के एक्सपीरियंस के बाद एक रेफरेंडम में बदल गए थे इलेक्शन, जो थे वो जनमत संग्रह में बदल गए थे। और अपोजिशन जो था, विपक्ष जो था, वो इलेक्शन को लड़ता है सेव डेमोक्रेसी, भाई लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ वो लड़ता है, लोकतंत्र लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ वो लड़ता है भाई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
लोकसभा इलेक्शंस 1977, और भाई इन जनवरी 1977, आफ्टर 18 months ऑफ इमरजेंसी, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड लोकसभा इलेक्शंस। और भाई जनवरी 1977 में 18 महीने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई लोकसभा के इलेक्शंस कराए जाएं। द कांग्रेस could win only 154 seats in the Lok Sabha elections and popular votes fell to less than 35%। और भाई क्या होता है, कांग्रेस को सिर्फ 154 सीट मिलती है, 35% से भी कम वोट शेयर के साथ। द जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज वोन 330 आउट ऑफ 542 सीट्स। और भाई 542 में से 330 सीट जो है वो जीत जाती है, कौन भाई, जनता पार्टी और उनके अलाइज। जनता पार्टी itself won 295 seats and thus enjoyed clear majority। और भाई जनता पार्टी अकेली 295 295 सीट जीत जाती है, और उसको अकेले को ही क्या मिल जाता है, जनता पार्टी को बहुमत मिल जाता है। इट मींस कि उनको अब किसी अलायंस की भी जरूरत नहीं रहती है सरकार बनाने के लिए। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब हम बात करेंगे जनता मूवमेंट के बारे में। The Janata Party government took power after the 1977 elections was not united। देखो वो पावर में तो आ जाते हैं बट यूनाइटेड नहीं थे। आफ्टर द इलेक्शंस देयर वाज स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अमंग थ्री लीडर्स। तीन लीडर्स के बीच में भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था प्रधानमंत्री बनने का। द फर्स्ट वन इज मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड द जगजीवन राम। भाई तीनों ही बड़े लीडर्स हैं, ठीक है। और भाई इन तीनों के बीच में क्या था, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था। फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट मोरारजी देसाई इवेंचुअली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और मोरारजी देसाई बन जाते हैं भाई देश के प्रधानमंत्री। और मोरारजी देसाई वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से ये चीज बता रहा हूँ। और मोरारजी देसाई का भाई इनका जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 29 फेब को आती है। थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बता रहा हूँ। However, even after Desai became prime minister, the power struggle within the party continued। और भाई मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो पावर स्ट्रगल है पार्टी का वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। द जनता पार्टी स्प्लिट एंड द गवर्नमेंट which was led by Morarji Desai lost its majority in less than 18 months। 18 महीने से भी कम में भाई जो जनता पार्टी थी उसका क्या हो जाता है, बिखराव हो जाता है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो भाई लीडर थे, वो भाई अपनी अपने जो उनके फेवर के एमपीज थे उनको तोड़ के अलग हो जाते हैं, ठीक है, और वो बन जाते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर। एंड चौधरी चरण सिंह वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट अटेंडेड एनी सेशन एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो कोई भी सेशन 6 महीने तक रहते हैं, कोई भी सेशन वो अटेंड नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है चौधरी चरण सिंह के रिगार्डिंग। Fresh Lok Sabha elections were held in 1980, in which the Janata Party suffered a comprehensive defeat and Congress Party come back in power। तो भाई फिर से आम चुनाव होते हैं 1980 में, और इसमें जनता पार्टी फिर से हार जाती है और कांग्रेस पार्टी वापस से पावर में आ जाती है। अब बात करते हैं लेगेसी की, भाई देख लेते हैं। बिटवीन द 1977 एंड 1980 इलेक्शंस द पार्टी सिस्टम चेंज्ड a lot। द कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाइड इटसेल्फ एज द ओनली सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी। और देखो भाई, गरीबों को, आम आदमी को इमरजेंसी के अंदर डालने वाली कांग्रेस पार्टी ही आइडेंटिफाई करती है इटसेल्फ एज द ओनली सोशलिस्ट, समाजवादी और प्रो पुअर पार्टी, गरीबों की पार्टी खुद को वो, ठीक है, डिक्लेयर कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है। Other opposition parties focused more on being non-Congress, meaning they positioned themselves against the Congress party। और जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है वो फोकस करती है मोर ऑन बीइंग नॉन कांग्रेस होने पे भाई, मीनिंग दे पोजिशन देमसेल्व अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। और भाई वो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट ही पोजीशन पाने की कोशिश करते हैं। The emergency and the events around it can be seen as a time of constitutional crisis because it started from a struggle between parliament and the judiciary over their powers। और भाई जो इमरजेंसी थी, ठीक है, and the events around it can be seen as a time of constitutional crisis। ये भी constitutional संवैधानिक क्राइसिस के रूप में जाना जाता है। started from a struggle between parliament and the judiciary over their powers। और भाई ये स्ट्रगल जो शुरू होता है वो किसके बीच में शुरू होता है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, किसको लेके, शक्तियों को लेके।
नेक्स्ट देखते हैं भाई। It was also a time of political crisis. Even though the ruling party had a strong majority, its leaders decided to suspend the democratic process. ठीक है। और भाई ये एक समय था पॉलिटिकल राजनीतिक क्राइसिस का। इवन दो द रूलिंग पार्टी हैड ए स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी, इट्स लीडर डिसाइडेड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और भाई जिस रूलिंग पार्टी के पास क्या थी, स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी थी, द इट्स लीडर डिसाइडेड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को क्या कर देते हैं भाई, सस्पेंड कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज क्लियर टेंशन बिटवीन डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन। और भाई इस पीरियड में क्लियर टेंशन थी किस किस के बीच में, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस, जो स्थापित संस्थान थे उनके बीच में, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन। और भाई जो स्पॉन्टेनियस जो पब्लिक पार्टिसिपेशन था उसके बीच में ये क्या था, एक क्लियर टेंशन थी। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर भाई। अब आपको करना क्या है, फिर वही बात, रिवीजन करनी है दोस्तों सबसे पहले तो, ठीक है। रिवीजन नहीं छोड़नी है, रिवीजन करते रहोगे तो बेनिफिट आपको प्रिपरेशन में मिलता रहेगा, मनचाहा कॉलेज आपको मिल जाएगा। और भाई हमेशा बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहा हूं, हर चैप्टर के बाद बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे वो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, भाई इन दोनों के ऊपर भी अच्छे से फोकस करना है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खूब मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए।